हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैं वीडियो लेके आया था उसमें हमने स्वरों के विषय में बात की थी। स्वरों के भेद के विषय में, स्वरों की परिभाषा के विषय में। अब आज का हमारा जो वीडियो है वह है हिंदी के व्यंजन वर्ण। पिछले वीडियो के आगे का भाग हमने यहाँ लिया हुआ है, तो आज हम देखेंगे हिंदी के व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी हो रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो व्यंजन है वह हमेशा स्वरों के सहारे बोला जाता है। हर एक जो व्यंजन है उसमें अ ध्वनि छुपी रहती है, तभी वह पूर्ण व्यंजन हो पाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है क है। अब इसमें हल का चिन्ह लगा हुआ है, इसे हलंत भी कहते हैं। अब जब उसमें अ ध्वनि मिल गई तब जाके बना क। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क में अव्यंजन वर्ण, अस्वर वर्ण मिल करके ही क बना है। इसी तरह ख है, उसमें अ मिल गया तो वो बना ख। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित हैं। कहने का मतलब यह है कि जब व्यंजन को हम बोलते हैं तो जो मुख से हवा निकलती है वह विभिन्न उच्चारण स्थानों, कभी कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, यहाँ कहीं न कहीं वह रुकती है, वहाँ उसका स्पर्श होता है, अवरोध होता है, तब जाकर के वह बाहर निकलती है। जबकि स्वर जब हम बोलते हैं तो मुख से हवा सीधे निर्बाध गति से निकलती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। मूल व्यंजन 33 है। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछता है कि हिंदी में कुल मूल व्यंजन कितने हैं, तो मूल व्यंजन 33 है। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन है और फिर 2 द्विगुण व्यंजन भी हैं, लेकिन मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। इसकी 3 श्रेणियां हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उष्ण। तो हम अगले स्लाइड में देखेंगे तीनों के बारे में। स्पर्श व्यंजन, अब हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। ये विभिन्न उच्चारण स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। विभिन्न उच्चारण स्थान, इसका मतलब कंठ, ताल, मूर्धा इत्यादि का स्पर्श करते हुए ये बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि विभिन्न उच्चारण स्थानों का स्पर्श करके बोले जाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 विभिन्न वर्गों में विभक्त हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। पहला है क वर्ग। क वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। उसके बाद तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। उसके बाद अगला है त वर्ग। त वर्ग में भी 5 व्यंजन। उसके बाद अगला है प वर्ग। तो ये 5 हैं। तो ये हो गए 25 स्पर्श व्यंजन। तो जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप 25 याद रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं ये देखेंगे हम कि इनका उच्चारण जीभ, ताल, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कहने का मतलब ये है कि ये बोले तो जाते हैं जीभ, ताल, दांत, होठों, इनके सहयोग से बोले जाते हैं। जब भी बोलते हैं इनके इन उच्चारण स्थानों के परस्पर सटाने से ही बोले जाते हैं या इनके सहयोग से ही बोले जाते हैं। लेकिन जब भी मुख से हवा निकलती है तो पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, माने कि कम स्पर्श होता है। जैसे स्वरों में होता है तो निर्बाध गति से हवा निकलती है, और व्यंजन में होता है तो ये विभिन्न उच्चारण स्थानों का स्पर्श करके निकलते हैं। लेकिन ये जो 4 व्यंजन हैं इनके उच्चारण में कम स्पर्श होता है, इसीलिए ये न तो स्वर के बीच के गुणों के बीच है, न तो व्यंजन के गुणों के बीच, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। और इनकी जो संख्या है वह 4 है। तो अर्धस्वर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछता है।
तो आप ध्यान रखेंगे कि अर्ध स्वर जब भी आता है तो य लव यह हमारे अर्ध स्वर हैं और इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो व्यंजन है वह है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हम देख लेते हैं इसे किसे कहते हैं। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। यह चार है, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु। देखिए जब बोलते हैं हम इनके उच्चारण में इनका उच्चारण करते हैं तो जो मुख से हवा निकलती है वो एक रगड़ या घर्षण के साथ निकलती है, और जब भी रगड़ या घर्षण होगा तो निश्चित तौर पर ऊष्मा निकलेगी। तो इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। ये संख्या जो है वो तीनों हमारे श और ह, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श और ह, ये 4 हैं जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला एक संयुक्त व्यंजन भी है जो दो भिन्न व्यंजनों के सहयोग से बने होते हैं, भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ये स्वतंत्र व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। जैसे पहला है श, तो यह जो है क और श से मूर्धन्य श से मिलकर के बना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क है इसमें हलंत लगा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आधा क और पूरा श मिलके बना है, ये क्ष है। फिर अगला है त्र है, ये आधा त और पूरा र मिलके बना है। उसके बाद ज्य है, ज और य से मिलकर बना है। उसके बाद श है, श और र से मिलकर बना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं और इसमें जो दो भिन्न वर्णों से ये मिलके दो भिन्न भिन्न वर्णों से मिलके बने हैं, इनमें से जो पहला वर्ण होता है वो हमेशा आधा होता है, इसीलिए उसमें हलंत लगा होता है। जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है यह प्रश्न बहुत, तो आप ध्यान रखेंगे उस समय इसको हल करते वक्त कि ये पहले वाले में हलंत लगा रहेगा। एक बात और ध्यान देने की है कि जो संयुक्त व्यंजन है उसमें से जो चौथा संयुक्त व्यंजन है श्र, इसको जो है मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। तो जब भी अगर परीक्षा में पूछता है मिश्रित व्यंजन इनमें से कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि श्र को मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, जब हम इसके पहले वर्णमाला का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था कि वहाँ वर्णमाला में दो नए व्यंजन हैं जिन्हें द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ड और ढ के नीचे बिंदु, यहाँ हमने कोष्टक में बिंदु दिखा दिया है, लगाकर दो नए व्यंजन ढ़ और ढ़ बनाए गए। ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ ढ़ और ढ़ में र ध्वनि, देखिए जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त इन ढ़ और ढ़ को र की तरह निकलता है मुझसे, इसीलिए इसमें र ध्वनि छुपी है। इनका उच्चारण साधारणतया मूर्धा से होता है, चूंकि ड और ढ मूर्धन्य ध्वनियां हैं, इसीलिए इनका उच्चारण हमेशा मूर्धा से होता है। अब अगला हम देखेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हल। हल किसे कहते हैं? तो हल के बारे में बहुत आवश्यक है जान लेना, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा, हमने यहाँ क्वेश्चन में देखिए एक वर्ण लिखा हुआ है ल और उसके नीचे हमने हल लगा दिया है, तो यह व्यंजन वर्ण है, ध्यान रखेंगे आप। तो जब भी किसी व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाए तब उसे हल कहते हैं। हल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव, मतलब उसमें स्वर वर्ण नहीं लगा या व्यंजन वर्ण आधा है। अब अगर स्वर नहीं लगेगा तो उसे हम आधा बोलते हैं और आधा रूप में लिखते भी हैं। जैसे क व्यंजन वर्ण है, इसमें अगर अस्वर वर्ण की ध्वनि छिपी है, यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहें, मतलब अगर अ को हम निकाल दें तो क में हलंत या हल का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। जैसे हम यहाँ देखिए लिखा है कि हमने क, ख और च से अ जो है निकाल दिया है, इसलिए यहाँ पे हलंत लगा है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन व्यंजन वर्णों में स्वर नहीं लगा रहता है उसके नीचे जो है हम हलंत लगाते हैं। यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि व्यंजन वर्णों में व्यंजन वर्ण जो होते हैं वह स्वरों के योग से बनते हैं, इसीलिए हमेशा यह हल जो चिन्ह है वह हमेशा व्यंजनों में ही लगता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं, पंचमाक्षर और अनुस्वार।
यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। अनुनासिक माने जो नासिका, जो हमारा नाक है उसके सहारे बोले जाते हैं, उनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अंग, य, अड़, न और म है ये, तो ये अनुनासिक है। ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, इसलिए इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ दिया हुआ है, देखिए जो काले घेरे में है, संस्कृत के अनुसार जो कोई जिसे शब्द है उसका अंतिम वर्ण जिस वर्ग का होगा उसके पहले अगर अनुस्वार लगाना है तो उसके लिए उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता था, या संस्कृत में। जैसे यहाँ देखिए क वर्ग है और शब्द है अंक। अंक में हम देखेंगे कि अंतिम वर्ण क्या है, क है, और यह क वर्ग का ही है, इसीलिए यहाँ पे ड़ का प्रयोग हुआ है। आप देखिए, इसको अंग भी कहते हैं कुछ लोग। इसी तरह है च वर्ग। च वर्ग में देखिए चंचु शब्द हमने लिया है, तो अंतिम जो वर्ण है वह क्या है, च है, और वह च वर्ग का ही है, इसीलिए इसके अनुस्वार के लिए यहाँ पे इसका पंचमाक्षर जो है या उसका प्रयोग हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं चंचु। इसी तरह है ट वर्ग में। ट वर्ग में हमने उदाहरण लिया है खंड शब्द का, तो ड किस वर्ग का है, ट वर्ग का, ट ठ ड। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पे अनुस्वार के लिए फिर हमने यहाँ देखिए अड़ का प्रयोग हुआ है, खंड। इसी तरह से है त वर्ग में संधि है, तो अंतिम वर्ण है ध। इस ध वर्ण होने के लिए यहाँ पे पंचमाक्षर जो है न का प्रयोग हुआ है अनुस्वार के लिए। इसी तरह प वर्ग में दम्भ, भ है अंतिम वर्ण जो कि प वर्ग का है, इसीलिए यहाँ म का प्रयोग हुआ है, दम्भ। तो ये संस्कृत में इस तरह से लिखा जाता था जो है पंचमाक्षर के लिए। किंतु हिंदी के विद्वान उक्त नियम का पालन नहीं करते। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों का कहना है कि सभी पंचम वर्णी व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए। लिखाई, छपाई और टंकण में अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक है, इससे स्थान भी कम घिरेगा और लिखने में भी गति आएगी। हिंदी में उपर्युक्त पंचमाक्षरों का प्रयोग अब निम्नलिखित प्रकार से होता है। अब कुछ विद्वानों ने, जो हमारे विद्वानों ने कहा कि जो इस तरह से लिखेंगे हम तो काफ़ी अव्यवस्था रहेगी और लिखने में और टंकण कंप्यूटर से लिखने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। इसीलिए वहाँ पर सभी जो पंचम वर्णी थे अलग अलग रूप में, संस्कृत में जो हमने भी ऊपर दिखाया है अलग अलग रूप में लिखे जाते थे अनुस्वार के लिए, उसके स्थान पे हर जगह जो पंचम वर्ण होते थे उनके स्थान पे सब जगह अब हिंदी में क्या लिखा जाता है, अनुस्वार लिखा जाता है। तो अब उसको किस रूप में लिखा जाता है, हम यहाँ देखिए फिर से वही उल्टा करके हम दिखा रहे हैं आपको कि संधि है तो अब केवल अनुस्वार में संधि लगा दी। दम्भ है देखिए यहाँ द में अनुस्वार लगा दिया। ऐसे अंक है तो यहाँ अंक देखिए इस तरह लिख दिया गया। अब खंड है, अब वो संस्कृत न लिख के हिंदी में अनुस्वार लगा दिया, खंड हो गया। चंचु है तो अब देखिए यहाँ न लिख करके वहाँ पे अनुस्वार लग गया च के ऊपर और चंचु इस तरह से बन गया। तो ये संस्कृत में हम क्या करते थे कि अगर कोई शब्द है उस वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता था उसको हम देख लेते थे और वह जिस वर्ग का होता था उसी वर्ग का वहाँ पे हम पंचमाक्षर प्रयुक्त करते थे अनुस्वार के लिए। लेकिन अब यह नियम हिंदी में नहीं रह गया है। अब हिंदी में हर जगह अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, चाहे अंग हो, चाहे य हो, चाहे अड़ हो, चाहे न हो, चाहे म। इसके बाद वर्णों का उच्चारण, यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न जरूर रहते हैं, तो आप इसको देखेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान से मतलब है कि कहाँ कहाँ से हम किन किन वर्णों का उच्चारण करें। कोई वर्ण मुंह के चिन्ह भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग हैं। कंठ है, कंठ जो हमारा गले वाला भाग है, तालु है,
तालु जो है दांतों के ऊपरी भाग में जब जीभ हम ले जाते हैं अंदर की तरफ से तो वहाँ तालु होता है। फिर हम जीभ को मोड़ करके जब अपने जबड़े के ऊपर ले जाके पीछे की तरफ करते हैं तो उसे मूर्धा कहते हैं। फिर दांत है, दोनों हमारे दांत हैं, जब उनको सटाते हैं तब जब वर्ण बोले जाते हैं। होठ हैं और नाक है। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चरित होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बन गई हैं। अलग अलग उच्चारण स्थान है तो अलग अलग श्रेणियों से अलग अलग जो है वर्ण बोले जाते हैं। पहला है कंठ। अब जो वर्ण कंठ के सहारे जिनका उच्चारण स्थान कंठ है उन्हें कंठ ध्वनियां कहते हैं, कंठ्य ध्वनियां। अब यहाँ हमने एक सूत्र लिया है, यह संस्कृत का सूत्र है। इसके आधार पे आपको समझने में बहुत आसानी होगी कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। अ कुह विसर्जनीया नाम कंठ, यह सूत्र है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब इस सूत्र के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। अब यहाँ पे जो अ है उसमें दो, उससे मतलब है कि दो हमारे वर्ण लिए जाएंगे, अ और आ। कु का मतलब हो गया क वर्ग, और ह और विसर्ग, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को हम कंठ वर्ण कहते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, अपूह विसर्जनीय नाम कंठ। तो आप ध्यान रखेंगे अ आ क और ह विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अगली जो तालव्य ध्वनियां हैं, जो तालु के सहारे बोली जाती हैं, उन्हें तालव्य ध्वनियां कहते हैं। उनका उच्चारण स्थान तालु है। इसका सूत्र है संस्कृत में ईचु यशा नाम तालु, ईचु यशा नाम तालु। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण। तालु, तालु का मतलब हुआ कि हमारे जो ऊपर के दांत हैं उनके पीछे जीभ ले जाते हैं हम, तब बोलते हैं ऊपर की तरफ, उसे तालु कहते हैं। इसका सूत्र है ईचु ऐसा नाम तालु। याद रखेंगे कि ई में यहाँ पे छोटी और बड़ी दोनों है, तो ई चू माने च वर्ग, य और श, तालव्य श। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तालव्य श, इसीलिए इसे कहते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, ईचु ऐसा नाम तालु, इन्हें तालव्य ध्वनियां कहते हैं। ई च वर्ग य और श को तालव्य ध्वनियां कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। आप अगर ये सूत्र याद रखेंगे तो आपको याद बहुत आसानी से याद रहेगा। अगला जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है मूर्धन्य। तो जो वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और इसका सूत्र संस्कृत में दिया हुआ है, यहाँ पे हमने ऋतु र शा राम मूर्धा, ऋतु र शा राम मूर्धा। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, माने जो मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं वर्ण, उन्हें मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं, और क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा हम देख लेते हैं, जब हम जीभ को मोड़ के और अपने ऊपर वाले जबड़ों की तरफ पीछे की ओर ले जाते हैं तो उसे जबड़े नहीं, जो हमारा तालु के पीछे वाला भाग होता है वहाँ पे ले जाते हैं मोड़ करके, तब उसे मूर्धा कहते हैं। इसके मूर्धा से जो वर्ण बोले जाते हैं वह है री है, टू माने ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ड़, र है और मूर्धन्य श। तो ये जो वर्ण हैं ये मूर्धन्य हैं, क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और आप इनको ध्यान से याद रखेंगे कि री, ट वर्ग, र और श ये मूर्धा है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि दंत्य ध्वनियाँ कौन कौन से हैं। जो वर्ण दांतों के सहारे बोले जाते हैं, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें दंत्य ध्वनियां कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दांत है। इसका संस्कृत में जो सूत्र है वह है लिरी तू लसा नाम दंता। लिरी जो संस्कृत में चलता था, यहाँ हिंदी में लिरी का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ से हम लिरी नहीं लेंगे। तू माने त वर्ग,
ल और श, दंत श, यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। देखिए जैसे अगर हम बोलते हैं त, थ, द, ध, न, देखिए दोनों दांत सटने की कोशिश करते हैं और जीभ वहाँ पे जाके दोनों दांतों को, ऊपर और नीचे के दांतों को टच होती है, इसीलिए इन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं, क्योंकि ये दांत से बोले जाते हैं। ओष्ठ्य, अब ओष्ठ ध्वनियाँ हम देख लेंगे कौन सी है। ऊ, ऊ, पद्मानिया नाम ओष्ठौ, दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, जो दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाते हैं वर्ण, उन्हें हम ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं, और क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसके अंतर्गत आते हैं ऊ, ऊ, प, ऊ, ऊ, ऊ और प वर्ण। प वर्ण में प, फ, ब, भ, म। अब देखिए हम बोलते हैं अगर प, फ, भ, म बोलते हैं तो देखिए हमारे जो होठ हैं दोनों वो स्पर्श करते हैं, तो होठों के सहारे बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं कि ए दयतोह कंठ ताल, जो संस्कृत में इसका सूत्र है वो है ये दयतोह कंठ ताल। ये दयतोह माने ए ऐ, कंठ और ताल में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, कंठ ताल। इसके अंतर्गत ए ऐ आते हैं। अब देखिए जब ए ऐ हम बोलते हैं तो कंठ और ताल दोनों का उपयोग करते हैं, इसीलिए इन्हें कंठ तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला है तो हम देख लेते हैं कि कंठोष्ठ। कंठोष्ठ वर्ण कौन से आते हैं, जो कंठ और ओठ के सहारे बोलते हैं। उदवतोह कंठोष्ठम, जो सूत्र है वह है उदवतोह कंठोष्ठम, कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, तो कंठोष्ठ हो गए, इसीलिए इनको कंठ और गले माने कंठ माने गला, कंठ और ओठों के सहारे बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। और इसके अंतर्गत ओ और औ आते हैं। कंठोष्ठ जो ध्वनियाँ हैं ओ और औ है, और इनका उच्चारण जो है वह कंठोष्ठ है। अब उसके बाद अगला है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ ध्वनियाँ देख लेते हैं कौन सी हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य माने व जो है वो कौन सी ध्वनि है, दंतोष्ठ ध्वनि है, क्योंकि यह दांत और ओठों के स्पर्श, दांत और ओठों के योग से बोली जाती है। दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण क्या है, वह है, और इसीलिए इसे दंतोष्ठ कहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा आज का संपूर्ण वीडियो रहा है। वर्णमाला इस तरह से हमारी जो है खत्म हुई। अभी इसके अंतर्गत हम अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष इत्यादि और चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर इसी तरह से आप नोट्स के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से और बातें जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके लिखें, जिससे हम और अच्छे ढंग से आपको वीडियो लेके आएँ और आपको समझाने की कोशिश करें। इस जो हमारी ये वीडियो है इसमें हमने स्लाइड के माध्यम से लिया है चीज़ों को, तो आप इसको रोक के अपना एक अच्छा नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और बहुत सरल भाषा में हमने लिया है जिससे सभी को समझ आए। बहुत गूढ़ बनाने की कोशिश नहीं की है, ना तो बहुत उसमें घुमाने फिराने की कोशिश की, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है। तो इस तरह से आप अगर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस तरह से आप अगर अन्य बिंदुओं को जानना चाहते हैं या संपूर्ण व्याकरण इसी तरह आप स्लाइड के माध्यम से या अन्य वीडियो में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।